Hello friends, let's start with a very important chapter of SFM, that is foreign exchange management, foreign exchange risk management, जिसको हम शॉर्ट में जनरली वी कॉल इट फॉरेक्स। सिर्फ हम फॉरेक्स बोलते हैं इसको, foreign exchange risk management, a very important and a lengthy topic in your curriculum, in your CA final, very important। सुनिएगा ध्यान से। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले एक बात थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि चैप्टर इतना बड़ा है कि अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि क्या क्या पढ़ना है, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट कि हम करने क्या वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि जैसे मान लीजिए आप इंपोर्टर हैं, राइट? इंपोर्टर, इंपोर्टर आप समझते हैं। इंपोर्टर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी कंपनी हो जो बाहर से माल लेती है, बाहर से माल लेती है। जैसे लेट्स से फॉर यूएसए से माल लेती है, राइट? कुछ रॉ मटेरियल लेना होता है आपको। तो जब आप बाहर से माल लेते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा उनको, राइट? पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ तो मैंने मान लीजिए इंपोर्ट किया है यूएसए से, ठीक है? मैं इंडियन हूँ, राइट? आई एम एन इंडियन इंपोर्टर। मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया। अगर मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड हुआ होगा डिस्कस, उसके अकॉर्डिंग लेट्स से मुझे एक महीने बाद उनको $50,000 देने हैं, ठीक है? इस दिस चैप्टर व्हेन आई से डॉलर, अगर मैं सिर्फ डॉलर बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर, राइट? क्योंकि अगर कोई और डॉलर भी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर होगा, तो आई वुड से उसके साथ बोलूंगा मैं, ठीक है? अदरवाइज अगर मैं सिर्फ डॉलर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये इसका सिंबल होता है, ठीक है? ओके। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे एक महीने बाद $50,000 इंपोर्टर, बीइंग इंपोर्टर, मुझे देने हैं यूएसए को, क्योंकि मैंने माल ले लिया है, तो ध्यान से सोच के बताना। अभी हम सिर्फ इस बात पे जा रहे हैं कि चैप्टर में मैं ऐसे बताना क्या वाला है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है, मुझे एक महीने बाद $50,000 देने हैं, $50,000 देने हैं रादर, ठीक है? अच्छा, देने हैं, डन हो गया आज, ठीक है। अब सुनना, मान लीजिए मैं इंपोर्टर नहीं हूँ, रादर मैं एक नॉर्मल इंडियन बिजनेसमैन हूँ और मैंने किसी और से ट्रेड किया है इंडिया के अंदर ही, और उसे भी मुझे पैसे देने हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए देने हैं। अब मैं लैक्स में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के अंदर ही देने हैं। तो आप मुझे बताना, एक महीने बाद 2 लाख ही दूंगा, तो 2 लाख की वैल्यू कोई चेंज होने वाली है क्या एक महीने बाद? कहने का मतलब ये है कि इंडियन करेंसी में देना है तो 2 लाख रुपए ही दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है 2 लाख ही जाएंगे। लेकिन यहाँ टेंशन सुनना ध्यान से। आज $1, $1 इज ₹74 है, लेट से। एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसके ऊपर हमें नहीं जाना। $1 ₹74 का है, यानी $1 को खरीदने के लिए यू नीड ₹74, राइट? तो मुझे पता है कि मैंने जो आज माल खरीदा है, तो उसके मतलब मेरी ऑब्लिगेशन माइंड में क्या चल रही है, अच्छा मुझे एक महीने बाद इनको $50,000 देने हैं, तो $50,000 मुझे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से लेके इनको देने पड़ेंगे। तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा, ध्यान देना, आउटफ्लो 50,000 देने हैं और $1 कितने का है, 74 का। तो व्हेन वी कैलकुलेट इट, इट कम्स 50,000 इंटू 74, दैट इज 37 लाख। इट इज कमिंग आउट 37 लाख, राइट? लेकिन मुझे टेंशन किस चीज़ की है बताओ, गैस कर गए आपको लोग? हमें टेंशन इस चीज़ की है कि जब मैं एक महीने बाद दूंगा तो हो सकता है कि डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाए और वो डॉलर का रेट 74 से 75 हो जाए। तो आप बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ा, आपको समझ आया क्या फ़र्क पड़ा? अब मुझे देने तो उनको $50,000 ही हैं, तो अब मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा, वहां से डॉलर खरीदूंगा, और जो मुझे 37 लाख मेरे आउटफ्लो होने वाले थे, वो 37 लाख नहीं होंगे, रादर इट विल बी 30। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 50,000 इंटू 75, इट वुड बी कमिंग आउट 50,000। कैलसी आप लोगों के पास हमेशा होना चाहिए क्लास में, एफ एम की क्लास में यू नीड कैलकुलेटर एवरी मोमेंट, राइट? 37 50,000 आ रहा है, ठीक है? और दिख ही रहा है, $1 बढ़ गया $50,000 पे।
तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं 1 रुपया अभी मेरे को अभी तो जो मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से मंगाया होगा मैंने अपना कुछ ट्रेड सोचा होगा इतने में मैं बेचूंगा, इतना इस पे लगाऊंगा, तो मेरा तो सारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है। क्या बोला मैंने वर्ड? एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है एक रिस्क हो गया। और ये रिस्क कौन सा है? ये फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है। ध्यान सुनना, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज होने की वजह से तो रिस्क है। मैंने जो ये वाला एग्जांपल था 2 लाख रुपए वाला, अगर मैं 1 महीने बाद दे रहा हूँ तो 2 लाख ही जेब से जाने वाले हैं। फॉरेन मार्केट में कुछ भी होता रहे, मुझे इसको 2 लाख देना है तो 2 ही लाख दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन इस केस में अगर आपका 37 75 हो गया तो ये रिस्क हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे सर 74 भी तो हो सकता है, 74 से 73 हो सकता है, बट कम हो गया तो कोई टेंशन नहीं है ना। हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश किससे करेंगे? एडवर्स से ना। अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम अपने आप सह ही लेंगे, अपने आप ही उसको कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बट दिक्कत किस में है कि अगर 75 हो गया, और आप बोलेंगे ये ऐसा कंपनी को एक बार थोड़ी करना पड़ता होगा, 10 बार करना पड़ता होगा। आप सोचो ऐसे अगर वो हर बार इस एक्सपोजर को खुला छोड़ दे, एक्सपोजर को खुला छोड़ दे, यानी अपने आप को हैज ना करे। मैंने एक वर्ड यूज किया, हैज। हैज होता है अपने आप को बचाना। अगर अपने आप को हैज ना करें तो ये तो बड़ी रिस्की पोजीशन हो गया। फिर तो मतलब यू कैन से बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसे तो बार बार दिक्कत होती रहेगी। तो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को, ये सिर्फ एक एग्जांपल है इस चैप्टर का, ये बताने के लिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की जरूरत क्या होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। वन ऑफ द थिंग कि इंपोर्टर को जब ये दिक्कत है तो वो कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे मैनेज करने के, ताकि वो चाह रहा है यार मेरे दिमाग में 37 लाख रुपीज आउटफ्लो होना चाहिए, तो दैट विल रिमेन 37, मुझे कोई फायदा नहीं उठाना, बट मेरा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई ना कोई तरीके होंगे। यस, बहुत सारे तरीके हैं इससे बचने के, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। ऑन द सेम लाइंस, खाली इंपोर्टर की बात क्यों करूं? अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, अब मैं एक्सपोर्टर हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं एक्सपोर्टर हूं मैंने इस बार यूएस क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट अगर मैंने यूएस किया है, ऑब्वियसली मैंने एक सर्टेन माल एक्सपोर्ट किया होगा। इस बार मुझे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, आनी है मेरे पास, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है। अब मुझे डर क्या होगा पता है? इसका उल्टा डर होगा। अब मुझे ये लगेगा यार यूएस करेंसी का जो रेट है ना वो डाउन ना हो जाए। क्यों? इस बार मुझे लेने हैं ना पैसे। इस बार वो 74 से अगर 73 आ गए तो मुझे तो नुकसान होगा, क्योंकि मैंने जो प्राइस कोट किया था उनको वो 74 के हिसाब से किया था, ठीक है। तो यानी कि एक्सपोर्ट के केस में भी मुझे डर लगेगा, राइट। इसका मतलब ऐसा समझिए कि जब भी किसी कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है, एक्सपोजर मतलब उसको बाहर में जब भी वो कुछ माल दे ले रहा है, और खाली माल की बात नहीं है, गुड्स की बात नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। आप सोचिए, मैंने एक लोन लिया है बाहर से, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट देना होता है यूएस डॉलर में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए यूएस डॉलर का रेट बार बार चेंज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट मुझे कभी ज़्यादा देना पड़ रहा है, कभी कम देना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इसके अंदर भी रिस्क है, इसके अंदर भी रिस्क है तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू मैनेज थ्रू स्टडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, राइट। नाउ अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने एग्जांपल से, इंपोर्टर वाले एग्जांपल से समझ लिया कि चलो ठीक है, हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज कैसे करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ सीखनी है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज, यू मे राइट एक्सचेंज रेट कोटेशन। व्हाट इज दिस? एक्सचेंज रेट कोटेशन। समझिएगा जरा कोटेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का भाव बताना, नॉर्मली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी का भाव यानी कि वो किस रेट पर मिल रही है किसी दूसरी करेंसी की कंटेक्स्ट में, राइट। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैंने कहा एक यूएस डॉलर, यूएसडी, 1 यूएसडी इक्वल्स टू हाउ मेनी इंडियन रुपी, तो आई वुड से ₹74। तो ये भी अपने आप में क्या है? कोटेशन है, एक्सचेंज रेट कोटेशन। ऑब्वियसली इससे ये पता लग गया, अगर आप एक यूएसडी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, एज द केस में भी, यू नीड 74 रुपीज़, राइट, ठीक है। हाँ, मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिखा है, यानी मैंने ये भाव किसका लिखा है, मैंने ये रेट किसका लिखा है, इसको मैं बोल सकता हूँ जिसको हम 1 की फॉर्म में ले आते हैं, यानी पर यूनिट में ले आते हैं, हम बोलते हैं उसका रेट है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ पे ये बोला एक यूएसडी के लिए इतना रुपीस चाहिए, तो यानी किसका रेट है?
मैं पर यूएसडी बोल रहा हूँ, पर यूएसडी, दिस इज रेट ऑफ यूएसडी, राइट। ये तो हो गया बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में। जनरली द फॉर्म वी फॉलो इन दिस चैप्टर इज लाइक दिस, रुपी पर डॉलर। अब मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा, ध्यान देना, रुपी, ये रुपी का सिंबल है, पर, दिस इज साइन ऑफ पर यूएसडी इक्वल्स टू 74। यानी ऊपर ये जो मैंने लिखा है इसको लिखने का फॉर्मल तरीका ये है। इसमें और इस दोनों में एक बात खास क्या है, ये दोनों की दोनों इस बात की ओर रिपीट कर रहे हैं कि एक यूएसडी बराबर कितने रुपीस है। एक यूएसडी, यहां से भी ये पता लग रहा है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या एक ही बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये बन गया डॉलर पर रुपी, यानी एक रुपी में कितना डॉलर आएगा। और ऑब्वियसली अगर एक डॉलर में 74 रुपीज आता है तो आई हैव टू डिवाइड, इस तरह से करना पड़ेगा तो उससे निकल आएगा, निकल तो आएगा, लेकिन मैं किस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं इस पर वापस आता हूँ। अगर मैंने रुपी पर डॉलर लिखा है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एक डॉलर में कितने रुपीस, एक डॉलर के एक्सचेंज करने में कितने रुपीस, इसलिए दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट कोटेशन आपने किस करेंसी के कंटेक्स्ट में लिखा है दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखा है किसी और करेंसी के कंटेक्स्ट में और आपने इसको रीड कुछ और कर लिया, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाना है। आई रिपीट, अगर ये एक डॉलर का रेट है ना और मैंने ऐसे बोल दिया तो एक रुपीस का रेट है, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ तो आप समझना आपका क्वेश्चन गया उस केस में। तो आपको कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनो। अगर रुपी पर डॉलर लिखा है तो पर डॉलर मतलब पर एक डॉलर में कितना रुपीस आएगा, 74 रुपीस। अच्छा, इसको बोलते क्या है जरा सुनिएगा, समझिएगा मेरे साथ। ये जो पर में लिखा हुआ है, पर के बाद लिखा हुआ है, जिसका जिसका ये रेट है, इस करेंसी को बोला जाता है बेस करेंसी, बेस करेंसी। और ये जो लिखा है जिसके इक्विवेलेंट में लिखा है कि इतने रुपीस के बराबर, इसको बोलता है प्राइस करेंसी। तो जनरली द रेट गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस प्राइस पर बेस, यानी कि सॉरी, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं रुपी पर पाउंड, दिस इज साइन ऑफ पाउंड, तो आई एम सेइंग एक पाउंड में कितने रुपीस आएंगे, राइट। तो लेट्स से 98 रुपीस। सॉरी फॉर दैट, दैट इज, तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, दिस इज, ये कौन सी करेंसी हो गई, बेस करेंसी, और ये कौन सी करेंसी हो गई, प्राइस करेंसी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या सर हमें हमेशा इसी फॉर्म में दिया होगा? 90% ऑफ द केसेस आपको इसी फॉर्म में दिया होगा। मतलब इसी फॉर्म में देने का क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कोटेशन दे रखी है, कोई भी कोटेशन दे रखी है रुपी पर यूरो, ठीक है, तो क्या वो हमेशा बेस करेंसी का ही रेट होगा? अब ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको बोला जनरली इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि जो ये नीचे वाली करेंसी होती है, इट इज कॉल्ड नीचे वाली करेंसी, बेस करेंसी, ये इसी का रेट होता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जब भी ऐसे दे रखा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपने बोला रुपी पर यूरो इक्वल्स टू 78, तो आप ये बोलना चाह रहे हो एक यूरो इक्वल्स टू रुपी 78, मैं बिल्कुल यही बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? अब सुनो, आंसर इज नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो क्या मतलब, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दे तो रखा है रुपी पर यूरो, लेकिन वो रेट यूरो का नहीं है, रादर वो रुपीस का रेट है। तो कैसे पता लगेगा वो सब चीज़, वो उसके लिए हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी जो चीज़ बोली है मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा जब भी आपको कभी कोई भी रेट मिलेगा, अब जैसे मान लीजिए ये येन का रेट है, रुपी पर येन,
अब ये रुपी पर येन है, मतलब एक येन में कितना रुपीस। अगर आप नॉर्मली, अगर हमें कुछ समझ नहीं आता या हमें जनरली बोला जाए तो हम बोलेंगे हाँ ये बेस करेंसी है ये, लेकिन क्या हमें एग्जामिनर इसमें क्रॉस चेक कर सकता है? यानी कि वो दे तो ये रहा है लेकिन उसने रेट उल्टा दे दिया। उल्टा मतलब ये होना किसका रेट चाहिए, यानी हमारी बेस करेंसी क्या होनी चाहिए यहाँ पर, येन, बट क्या ये रुपी का रेट भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो हम फिर तो गलती हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या कि ये रेट सही दे रखा है, नॉर्मल है, या ये फिर कुछ गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए एक बार और लास्ट टाइम मैं उसी बात को रिपीट करके फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपसे कहा रुपी पर डॉलर है रुपीज 74, तो इसका मतलब हुआ एक डॉलर में इतने रुपीस होते हैं। अच्छा, ये तो हमें वैसे भी थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ डॉलर बड़ा है, डॉलर बड़ा है तो एक रुपीस के अंदर, एक डॉलर के अंदर इतने रुपीस आते हैं। ठीक है, तो आपने ये तो पहचान लिया। अब मैं ऐसे देता आपको, लेट से डॉलर पर रुपी, ध्यान देना, और मैं यहाँ 74 लिख देता। तो अब ध्यान देना ये किसका रेट है, आपको पता है, आपको पता है ये किसका रेट है। ये क्या $1.74 के बराबर होता है? नहीं, अभी भी ये रेट तो किसका ही है, रेट तो है $1 = 74, लेकिन ये तो दिया तो उल्टा दे दिया। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि इन्होंने उल्टा दे दिया, यानी कि इन्होंने हमारे लिए गड़बड़ कर दी। गड़बड़ मैं इसलिए जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ये है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, जो होना चाहिए, और ये है गड़बड़। गड़बड़ मतलब कि ये जो होना चाहिए था उसका उल्टा है, इनवर्स है उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर हमें पहचान कैसे होगी? चलो इसमें तो हमने पहचान लिया, तो आप सुनिएगा ध्यान से कैसे पहचान होती है। अब मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। देर आर सम you can say popular currency and there are unpopular currency. For example, popular currency जैसे रुपी, यूएस डॉलर, जीबीपी, यूरो, येन, मोर और लेस ये ऐसी करेंसी है जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, पॉपुलर, इसको हम पॉपुलर करेंसी में बोलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इन पांचों करेंसी में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन इन द सेंस पर इतना सा पता होना चाहिए कि कौन सी महंगी है इन किसी भी दो के बीच में। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछता हूं कि रुपी और यूएसडी में क्या महंगा है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसडी महंगा है। ठीक है, तो आप सिर्फ इन पांचों के अंदर, तो लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारी करेंसी हो सकती है, देयर आर नंबर ऑफ करेंसी। जैसे मैं लिखने वाला हूँ सब, जैसे सब अनपॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं है, जो मैं आपको अभी रूल बताऊंगा वो पॉपुलर के लिए बताऊंगा। तो अनपॉपुलर में वो चेक नहीं करते आपसे, वो उसको सिंपल कर देते हैं। कैसे वो अभी समझिएगा, अभी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, अभी किसी भी कंक्लूजन पे मत आइएगा कि सर समझ नहीं आया, समझ आ गया, दिस इज लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनते जाइएगा। तो अनपॉपुलर जैसे मैं बोलूँ आपको जैसे मैंने आपको बोला CHF एक करेंसी का सिंबल है, ये स्विस फ्रैंक है। ठीक है, मैंने आपको बोला न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ जार भी होता है एक, ये होता है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ थिंग। तो आप क्या सारी करेंसी याद करने बैठेंगे कि किसके बीच में क्या रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, यू नीड नॉट टू। बस आपको इन पांच करेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए, वो सुनना क्या रिलेशन में बोलना चाह रहा हूँ। कोई यहाँ पे आपको कोई एल्जेब्रा याद नहीं करना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या याद करना है वाली बात है। आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपको नॉलेज भी होगी, अगर है तो अच्छी बात है। इन पांचों में सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? रुपी, यूएसडी, जीबीपी, यूरो और येन में सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से आपको में से 90% लोगों को ये पता है, सबसे बड़ी करेंसी है जीबीपी। ठीक है, इसके बाद यूएसडी। ठीक अभी मैं 2 मिनट के लिए यूरो को इग्नोर कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए यूरो को भूल जाओ। यूएसडी, इसके बाद रुपी, एंड देन येन। यस, येन, जापानीज येन। अगर इन सबकी करेंसी की बात करूं तो सबसे सस्ती करेंसी जापानीज येन है। ठीक है, आपने यूरो को छोड़ दिया, सुनना भी ध्यान से। एक्चुअली यूएस डॉलर और यूरो का रेट मोर और लेस सेम रहता है। तो हमारे जो क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं ना, उसके अंदर ना इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम इसको अभी अपने कंक्लूजन में नहीं ले रहे। इसको कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। आप जनरली क्या लेंगे, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला, जीबीपी इज द ग्रेटेस्ट, उससे छोटा यूएसडी, उससे छोटा, यूरो को इग्नोर कर रहा हूँ, आईएनआर, और सबसे छोटा येन। ठीक है, अच्छा
और यूएसडी और यूरो को मैं साथ साथ लिख रहा हूँ कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल मान के चल रहा है, लेकिन जीबीपी से छोटा ही है, और अगर आईएनआर की बात करें तो यूरो बड़ा ही होगा, ठीक है। चलो, इससे क्या हेल्प मिलने वाली है, अब मेन क्वेश्चन है वो। अच्छा, इन सबके सिंबल्स भी यू शुड नो। करेंसी का कोटेशन लिखने के दो तरीके होंगे, या तो सिंबल्स की फॉर्म में, सिंबल्स उसको बोलते हैं, जैसे जीबीपी का सिंबल क्या है, दिस इज रेट ऑफ, दिस इज हाउ यू राइट द सिंबल। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, पाउंड को ऐसे लिखते हैं। यूएसडी ऐसे होता है, ठीक है। यूरो, दिस इज लाइक, ये आप जानते हैं, येन, ठीक है, ये होता है सिंबल्स। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। आपको ये सिर्फ 5 करेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन इनमें से बड़ी छोटी है। बाकी इन सब के लिए क्या करना है, देन आई विल डिस्कस। सुनना ध्यान से। अब मैं वापस आता हूँ अपने बेसिक एग्जांपल में। मैंने आपसे बोला एक यूएसडी ₹74, ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, नॉर्मल वे लिखने का क्या है, रुपी पर डॉलर, दिस इज अ नॉर्मल वे, इक्वल्स टू 74, ठीक है। यहाँ पे बेस करेंसी डॉलर है और ये डॉलर का रेट है, और ये सही लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, राइट, ठीक है। तो इससे ना मैंने एक प्रिंसिपल निकाल लिया। अगर इक्वल में जो रेट लिखा है, इक्वल का जो रेट लिखा है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बहुत बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये रेट बड़ी करेंसी का ही है। एक बार और दोबारा से सुनना, एक यूएसडी इतने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसका मतलब इम्प्लाइडली ये भी तो हो गया, एक रुपीज़ अगर बताना हो कितने यूएसडी के बराबर है तो आप बता पाओगे, सिंपल सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज 1 डिवाइड बाय 74, दिस इज कमिंग आउट 0.0135, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक यूएसडी डॉलर में 74 रुपीज़ आते हैं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर एक रुपीज़ में कितना डॉलर आएगा, तो बहुत फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन दिख रहा है। अच्छा, अगर मुझे इस अब ये मैंने किसके में निकाल दिया, $1, ₹1 इतने में, तो अगर मुझे इसको लिखना हो नॉर्मल वे में तो आई शुड राइट लाइक दिस, डॉलर पर रुपी, ध्यान देना, इक्वल्स टू 0.0135। अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, इतना आपको समझ में आता होगा बिल्कुल, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जो बेस करेंसी होती है उसका रेट होता है, और ये बिल्कुल यूएसडी का रेट है, हाँ यूएसडी का रेट है, यूएसडी का रेट है मतलब एक यूएसडी में इतने रुपए, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ बेस करेंसी कौन सी है, रुपीस, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक रुपये में इतने यूएसडी, ये भी ठीक है। तो यानी कि अब ठीक, और गड़बड़ में क्या फर्क है, सुनना। अगर आपको इक्वल के बाद जो लिखा है अगर वो 1 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा है तो वो बड़ी करेंसी का रेट है, और अगर वो बात यहाँ पे फॉलो हो रही है तो ये सही कोटेशन है, अदरवाइज ये गड़बड़ वाली कोटेशन है। दोबारा से, इक्वल के बाद क्या लिखा है, 74, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मतलब किसकी कोटेशन हुई, दोनों में बड़ी करेंसी। अब वो रिलेशन याद आना चाहिए आपको, तो सब वो मैंने 5 जो लिखा, रुपये और डॉलर में बड़ा कौन, डॉलर यानी यूएसडी, तो ये कोटेशन किसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा है तो यूएसडी की होनी चाहिए। और देखो बेस करेंसी यूएसडी है, हाँ बेस करेंसी यूएसडी है, इसका मतलब ये सही लिखा है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, दिस इज डॉलर कोटेशन। इधर आओ, इक्वल के बाद क्या लिखा है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, 1 से छोटा लिखा है, 1 से छोटा लिखा है, तो ये कोटेशन किसकी होनी चाहिए, ये कोटेशन छोटी करेंसी की होनी चाहिए। छोटी करेंसी कौन सी है, डॉलर और रुपी में, छोटी करेंसी है दोनों में रुपी, और रुपी ही बेस करेंसी है, आप देखो रुपी ही बेस करेंसी है, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ये डॉलर पर रुपी ही है। समझ में आ रहा है, एक बार और सुनना ध्यान से। मैंने आपको कहा यूरो पर रुपी इक्वल्स टू 78, ध्यान देना, यूरो पर रुपी 78। अब याद रखना, मैंने आपको ये बोला है कि यूरो और यूएसडी में कौन सा बड़ा छोटा है, उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बाकी सब में कोई क्लियर नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा जीबीपी है, उससे छोटा यूएसडी या यूरो होता है, उससे छोटा आईएनआर है। यानी कि आईएनआर और यूरो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, आईएनआर छोटा है, यूरो बड़ा है। तो अगर इक्वल के साइन के बाद 1 से बड़ा है या छोटा है, ये तो 1 से बड़ा है,
तो ये किसकी कोटेशन होनी चाहिए? बड़े करेंसी की। बड़ी करेंसी कौन सी है? यूरो। बट यहाँ तो बेस करेंसी में रुपीस लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब ये कोटेशन सही नहीं लिखी हुई, ये एक्चुअली होनी किसकी चाहिए? यूरो की। बट लिखा किस तरीके से है? उल्टा लिखा है, गड़बड़ वाली फॉर्म में लिखा है। तो वी शुड राइट, ये गलत है, हमें ऐसे लिखना चाहिए इसको, रुपी पर यूरो। तो आप बोलेंगे कि आप वो गलत दे देते हैं। हाँ, गलत मतलब वो उसको ऐसे दे देंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप दोबारा से एक बार और। रुपी पर पाउंड, रुपीज 98 बताइए। मुझे ये बताना है क्या ये कोटेशन सही लिखी हुई है? इक्वल के बाद वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा है मतलब ये किसकी कोटेशन है? दोनों में करेंसी, बड़ी करेंसी कौन सी है? पाउंड। पाउंड तो सबसे बड़ा होता है। पाउंड की कोटेशन है और पाउंड ही बेस करेंसी है, यानी बेस करेंसी ठीक लिखी हुई है अपनी जगह पे। इसका मतलब ये कोटेशन बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके, चलिए एक और। यूरो पर, नहीं इसमें नहीं करेंगे हम। अब ध्यान से बताना आप। नाउ दिस इज यूरो पर पाउंड, यूरो पर पाउंड 1.25 दिया हुआ है। अब यूरो पर पाउंड 1.25 दिया हुआ है, ठीक है। वन से ज़्यादा है, हाँ वन से ज़्यादा है। तो वन से ज़्यादा है तो ये किसकी कोटेशन होनी चाहिए? बड़ी करेंसी की, क्योंकि वन से ज़्यादा है। तो बड़ी करेंसी कौन है? जीबीपी, ये रहा पाउंड। तो ये तो पाउंड का ही दे रखा है और पाउंड ही बेस करेंसी में है, इसका मतलब सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, यानी कि ये कोटेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। समझ में आ गया आपको? बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको ये देखना है कि कभी हमें जो कोटेशन दे दी गई है वो गलत तो नहीं दे दी गई। अच्छा, अब कैसे पहचान करने का एक तरीका तो समझ में आ गया। दूसरा सुनो, मैंने आपको बोला था ये तो सिंबल्स होते हैं, जैसे रुपी, पाउंड, डॉलर, येन और देन आपका यूरो, राइट। जब भी आपको, अब ध्यान से सुनते जाना, कुछ नोट करने वाली बातें हैं। अगर आपको कभी भी कोटेशन सिंबल्स में दे रखा है, ये सिंबल्स होते हैं, और एक होता है अल्फ़ाबेट। जैसे अल्फ़ाबेट मतलब मैंने आपको बोला यूरो पर INR, ये भी कोटेशन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अल्फ़ाबेट की तरह यूज़ किया। तो पहला प्रिंसिपल निकल के आ रहा है, अगर आपको कोटेशन सिंबल्स की फॉर्म में है वो कभी भी गड़बड़ वाली नहीं होगी। तो आप बोलेंगे आपने तो पीछे अभी गड़बड़ वाली भी लिखी थी ऐसे, वो तो अभी मैं उस कंक्लूजन पे आया नहीं था ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपको गड़बड़ वाली देंगे भी, यानी जिसमें उल्टा लिखा हुआ होगा, उसको ना हमेशा, अगर गड़बड़ है, ऐसा नहीं है कि ये देने से हमेशा गड़बड़ ही होगी, लेकिन अगर गड़बड़ होने के चांस है तो वो सिर्फ इस वाले में ही हो सकते हैं। यानी कि अगर सिंबल्स में दिया है ऐसे रुपी पर, ये सिंबल इन पांचों में यूज हुआ है, तो देर इज नेवर गड़बड़, यानी हमेशा सही होगा, यानी बेस करेंसी नीचे होगी। आप गड़बड़ और नॉर्मल को समझ गए ना? जब बेस करेंसी नीचे होती है, यानी जिस करेंसी का रेट होता है, ये बेस करेंसी है और इसी का रेट दे रखा है, रुपी पर यूरो, ये बेस करेंसी है और रेट भी इसी का दे रखा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वे, ठीक है। लेकिन ये है बेस करेंसी यहाँ पे पाउंड, लेकिन रेट दे रखा है रुपीस का, तो हम बोलते हैं ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अगर गड़बड़ हो जाती है तो क्या करते हैं हम? उसको चेंज करके नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, डन। अब मैंने आपको पहला प्रिंसिपल बताया, अगर सिंबल्स की फॉर्म में दिया है तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। यानी आपको लिखना है, पहला पॉइंट लिखिएगा, नोट नंबर 1, इफ कोटेशन आर गिवन in the form of symbols,
then they are in normal form. नॉर्मल मतलब करेक्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का मतलब बेस करेंसी की ही कोटेशन है। मिक्स करके लिखना, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। क्या बोला? इफ कोटेशन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स देन दे आर इन नॉर्मल फॉर्म, दैट इज बेस करेंसी जो है ना, बेस करेंसी ये उसी की कोटेशन है, यानी उसी का रेट दिया हुआ है। यानी अगर रुपी पर डॉलर है तो $1 इतने इतने रुपीज। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल निकल के आया कि अगर सिंबल में आया तो गड़बड़ की चिंता मत करना। दूसरा, नोट नंबर 2, इफ कोटेशन आर गिवन इन अल्फाबेट, अब अगर अल्फाबेट में है जैसे INR पर USD, यूरो पर USD, GBP पर INR, इसको बोलते हैं, आपको अल्फाबेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, देन देयर मे बी गड़बड़, गड़बड़ समझ गए, उल्टा हो सकता है। मतलब अब ऐसा देने का मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही दे रखा है या गलत दे रखा है, और सही और गलत देना सिखा दिया मैंने आपको। दोबारा सुनो, मैंने आपको बोला दिस इज INR पर USD, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल्स नहीं है। अब ये क्या है? ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। INR और USD, दिस इज नॉट सिंबल, दिस इज अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट में दिया हुआ है तो गड़बड़ हो सकती है, तो कैसे बताए गड़बड़ है या नहीं? ध्यान से सुनना सीधा। अब आप ये मत देखो कि हमें इसका तो पता ही है कि उसके बराबर होता है, तो आप इतना दिमाग क्यों लगाओगे? आपको एक तरीका बता दिया ना, अगर इक्वल के बाद 1 से छोटा है बड़ा है, 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो ये छोटी करेंसी का कोटेशन है। तो छोटी करेंसी कौन है इसमें? INR छोटी है, बट INR छोटी है, बट यहाँ तो बेस करेंसी USD है। ओके, इसका मतलब उल्टा दिया हुआ है। एक्चुअली दिस शुड बी रिटन लाइक दिस। ये किसका रेट है? ये INR का रेट है, तो इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, डॉलर पर रुपी इक्वल्स टू 0.013। समझ पा रहे हो आप? तो यानी कि जब आपको अल्फाबेट में दिया है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अल्फाबेट में दिया है मतलब हमेशा गड़बड़ नहीं है। अल्फाबेट में दिया है तो यू हैव टू चेक कि ये सही है या गड़बड़ वाली चीज है। ठीक है, ओके। तीसरा नोट, कभी कभी ना क्वेश्चन एक लैंग्वेज यूज करता है, कोटेशन की जगह वो लिखता है कि आपको कोटेशन जो दिया है वो करेंसी स्वैप में दी है। किस में दी है? करेंसी स्वैप। एक्चुअली एक इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल स्वैप ऑर्गेनाइजेशन है वो ना कोट करती है चीज़ों को, और वो जो कोट करती है ना उनका तरीका ही वो वाला है। कौन से वाला? ये वाला। यानी कि अगर वो INR पर GBP लिख रहे हैं ना, तो वो उनके लिए बेस करेंसी ये नहीं होती, उनके लिए बेस करेंसी ये होती है। यानी वो हमेशा उल्टी वाली करेंसी, उनका लिखने का तरीका वो है एक्चुअली करेंसी स्वैप को। तो यानी कि अब इसमें हम नोट में क्या लिख रहे हैं? इफ द वर्ड करेंसी स्वैप has been used in the question, if the word currency swap has been used in the question, then it is the गड़बड़ कोटेशन। गड़बड़ में जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। गड़बड़ मतलब समझ गए? एक्सेप्शनल वाला जो केस होता है, यानी नॉट एक्सेप्शनल बल्कि आप लिखिए नॉर्मल से जो अलग होता है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, उल्टा। यानी क्वेश्चन ने अगर क्वेश्चन ने ये लिख दिया, ठीक है, सॉरी, करेंसी स्वैप वर्ड लिख दिया और आपको ये दे दिया कि INR इक्वल्स टू इतना, तो आप समझ जाना कि ये इस केस में GBP क्या है? बेस करेंसी नहीं है। बेस करेंसी क्या है? INR, क्योंकि करेंसी स्वैप में उल्टा ही लिखा जाता है। ठीक है, एक और नोट नंबर 4, अगर कभी आपको करेंसी ना इस फॉर्म में दे दी जाए, यानी एक करेंसी यहाँ पर X, एक करेंसी यहाँ Y, कोई भी जैसे है, और बीच में इस तरह के सिंबल ये वाली ये यूज हो रहा हो, 2 डॉट्स, इस केस में भी ये जो पहला करेंसी होता है ये बेस करेंसी होता है। यानी कि क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ है INR GBP, तो समझ जाना INR यहाँ पे बेस करेंसी है। यानी जो कोटेशन है वो बेसिकली GBP, इसका मतलब पर रुपी, ये रुपी की कोटेशन है, यानी यहाँ बेस करेंसी ये है।
समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए। अच्छा, अभी अनपॉपुलर पे आऊँगा, अभी आप बोलेंगे वो कैसे समझना है पहले। अच्छा, आप अभी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे एक या दो तीन कितनी भी कोटेशंस हो सकती हैं। तो आपने ना एक कोटेशन देखी, कुछ दिया हुआ था यहाँ पर लेट से, फिर क्वेश्चन में एक कोटेशन और है, फिर क्वेश्चन में एक कोटेशन और है, तो आप बोलेंगे क्या सब में चेक करना पड़ेगा गूगली आपका कि आपने गड़बड़ कर रखी है या आपने इसके अंदर कुछ ये नॉर्मल वे है, क्या सब में चेक करना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर आपने क्वेश्चन में एक बार स्टेब्लिश कर लिया कि ये नॉर्मल कोटेशन का क्वेश्चन है एक में सिर्फ, या आपने ये स्टेब्लिश कर लिया कि नहीं ये तो उल्टा दिया हुआ है, गड़बड़ वाला है, तो आपको आंखें बंद करके ये मानना है कि बाकी सारी कोटेशन उसी फॉर्म में है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई रिपीट, अगर ये रुपी पर डॉलर आपने मान लिया कि ये सीधी कोटेशन है, यानी कि ये बेस करेंसी है, तो पूरे क्वेश्चन में ये बेस करेंसी ही होगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये बेस करेंसी, ये वाला क्वेश्चन ये वाला पॉइंट नॉर्मल, ये गड़बड़ वाला, ये नॉर्मल वाला, ये गड़बड़ वाला, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने पहले में देख लिया कि गड़बड़ है यानी उल्टी कोटेशन है, तो सही क्वेश्चन उल्टी होंगी, यानी उस केस में बेस करेंसी ये ना होके सब में ये वाली होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आप नोट में लिख लीजिएगा। इफ there are number of quotation given in the question, if there are number of quotation given in the question and it is found that one quotation is normal or गड़बड़, then all the other quotation given in the question must be in the same form, मतलब एक ये एक वो नहीं होगा, जो होगा एक जैसा होगा। ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि वरना तो आप हर क्वेश्चन पार्ट, तीन पार्ट्स, अगर तीन कोटेशन सब में ही चेक करते रह जाएंगे, राइट। अच्छा, अब आते हैं अनपॉपुलर पे। अब मान लीजिए आपको ये रेट दिया हुआ है CHF स्विस फ्रैंक ऑब्लिक NZZ यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया, अब ये क्या लिख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे नहीं पता इनका रिलेशन ये सही है नहीं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें दिमाग नहीं लगाना, ध्यान से सुनना। ऐसे कि मैं दुनिया भर की सारी करेंसी को छोटा बड़ा कौन सी है चेक करता रहूँगा कि ये कौन सी है ठीक है नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस वो 4-5 का ध्यान रखना है। उसके अलावा किसी भी करेंसी का अगर आपको रेट दे रखा है तो वी हैव टू एडमिट कि ये जो रेट है ये सही दे रखा होगा, और ये बेस करेंसी है और ये प्राइस करेंसी है। जो अनपॉपुलर है उसमें हमें नॉर्मल रूल मानना है। नॉर्मल रूल का मतलब ये बेस करेंसी और ये प्राइस करेंसी। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पार्ट किसी उसी क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें एक पॉपुलर वाला भी है, जैसे मैंने अभी करा था, मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें दो कोटेशन है, एक है रुपी पर डॉलर, एक है CHF पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट। सुनना, तो अब आप इस, वैसे तो मैंने बोला अगर जो अनपॉपुलर हो गए उसके इसके अंदर बेस मानना है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे पता लगा इस पर, ये तो मैं जानता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब मान लीजिए मुझे दिया हुआ है रुपी पर डॉलर 0.013, तो मैंने कहा ये जो रेट है ये तो एक से छोटा है, अगर एक से छोटा है तो ये किसका होना चाहिए, छोटी करेंसी का। छोटी करेंसी मतलब रुपी का, बट ये तो डॉलर यहाँ बेस में यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो बेस करेंसी है वो रुपी है, यानी कि इसको ऐसे लिखे जाना चाहिए था। तो यानी ये गड़बड़ वाला केस हो गया। तो अगर ये गड़बड़ वाला केस है यानी कि बेस करेंसी डॉलर ना होकर रुपी है, तो समझ जाना इस कोटेशन में भी आपकी बेस करेंसी CHF है, ना कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वो जो मैंने पिछला प्रिंसिपल बताया उसी से बता रहा हूँ कि जो वैसे अगर क्वेश्चन सिर्फ एक कोटेशन का होता जिसमें ये अजीब वाली करेंसी होती, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, स्विस डचिस क्रोना, यहाँ पर साउथ अफ्रीकन रैंड, देयर आर नंबर ऑफ थिंग। तो आप किस किस का आपको याद रखना ही नहीं है, आपको मानना है कि जो बेस करेंसी होती है वही नीचे वाली होती है, अनलेस कि उस क्वेश्चन में कोई और भी है जो कि पॉपुलर वाली है जहां से आप निकाल सकते हो प्रिंसिपल। ठीक है,
तो इस तरह से करना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये हम जब ये क्वेश्चन करने वाले हैं आगे उसके अंदर हमें काम आएगा। तो ये जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया है उसको हमने किस हेडिंग में डिस्कस किया है, दिस इज एक्सचेंज रेट कोटेशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद।